बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आपको जैसा पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू भी काफ़ी पूछे जाएंगे, तो इसको लेकर मैं एक एमसीक्यू की बाहुबली सीरीज आपके लिए चला रहा हूं और उसमें मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं और जो पीवाईक्यूज पिछले 10 सालों में आए हैं वो पूरे हैं। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हैं और साथ में मैंने एडिशनल एमसीक्यू भी डाले हैं, जिससे ये बन जाती है बाहुबली सीरीज। तो एमसीक्यू बाहुबली सीरीज आपके लिए पूरी तरीके से सफिशिएंट रहने वाली है एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक अपील कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां पर मैं फिजिक्स आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश करता हूं और टॉप क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर चैप्टर नंबर 11 है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। इसके लिए एमसीक्यू बाहुबली सीरीज। क्यों थी बाहुबली मैंने बताया, सभी पीवाईक्यूज कवर्ड है इसके अंदर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कवर्ड हैं, एडिशनल भी आपको मिल जाएंगे। मैंने कई सीरीज आपके लिए बनाई हैं और एक ही जगह इनको कर दिया है, जिससे आपको एग्जाम टाइम में टाइम बर्बाद ना हो आपका। ये देखिए मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेरिवेशंस, 30 मिनट रिवीजन सीरीज वन शॉट की सारी बनाई है और यहां पर मैंने लगा दिया। देखिए हर चैप्टर के सामने ये लिंक है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगा। तो एक साथ ही आपको दिख रहा है वन शॉट, 30 मिनट रिवीजन, डेरिवेशन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, बाहुबली और भी। ये तो फोटो है, इससे ज्यादा आ नहीं पाया इसमें, और भी सीरीज आपको दिख सकती हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल होगा। इसके यहां पर इस लाइब्रेरी पे पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए दो तरीके। एक तो अरविंद एकेडमी के होम पेज पे चले जाए और यहां देखिए ये लिंक आपको दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे ऐसे ओपन होगा, पहले वाले को क्लिक करेंगे, वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूंगा ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। तो होम पेज से भी जा सकते हैं और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी जा सकते हैं। दो मेथड हो गए आपके, दोनों तरीके मैंने मेंशन कर दिए हैं। फायदा क्या है कि आपका कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है और जो भी सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूं सारों के बारे में आपको जानकारी रहेगी, अपडेटेड रहेंगे आप। और जो भी फ्यूचर में भी आएंगी सीरीज जल्दी जल्दी वो भी इसी में अटैच हो जाएंगी। कई बच्चे ये चाहते हैं कि उनको जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है और वहां पर इसका पीडीएफ अपलोड होगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आपके लिए बहुत ही शानदार दो कोर्सेज हैं जो बड़ा काम बना देंगे आपका। जब टाइम कम होता है, जैसे अभी टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, तो आपको चाहिए होते हैं ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस जिनके एग्जामिनेशन में आने का प्रोबेबिलिटी या चांसेस बहुत ज्यादा हों और भटकना ना पड़े, इसलिए सॉल्यूशन भी लगे हाथ मिल जाए। तो हम लोगों ने यही किया है, आपके लिए लेके आ गए हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सिलेक्टेड पर चैप्टर 30-35 क्वेश्चंस हैं। इनको लगाने के बाद आप आश्वस्त हो सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। डिट्टो यही आ जाएगा इसकी गारंटी नहीं कही जा सकती, क्योंकि पेपर आउट नहीं कराया है, लेकिन इस टाइप के जरूर आएंगे, ये पक्का है। तो आप इन श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस में जो मैंने 30-35 क्वेश्चन पर चैप्टर दिए, इसके अलावा एमसीक्यू वगैरह भी दिया है, एमसीक्यू सेशन, रीजनिंग, केस स्टडी, तो आपकी सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और कुछ लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैथमेटिक्स फिजिक्स का है, ये मैथ्स का है, केमिस्ट्री बायो का भी है और मैंने बंडलिंग भी कर दी है, यानी 12th पीसीएम और 12th पीसीबी। जस्ट 699 में आप 12th पीसीएम या पीसीबी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये काफी है, इसको लगाने के बाद कुछ और लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये सफिशिएंट रहने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहता हूं या लेना चाहता हूं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। ये देखिए, और इसका लिंक दिया हुआ इस डिस्क्रिप्शन में। अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके इसके स्टोर सेक्शन में जाएं और वहां पर इन कोर्सेज में श्योर शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में एनरोल कर लीजिए और अपने रिजल्ट को भी श्योर शॉर्ट कीजिए। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं शुरू। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बाहुबली सीरीज चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर के लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। रहा ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 2023 का सवाल है, लेटेस्ट और बहुत ही सरल सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा इसको सही किया होगा, आप भी सही करेंगे। तो लिखा था एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। लैम्डा अगर किसी फोटोन का वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी कितनी है। हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू और साथ में हमको पता है V या C
इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो अगर मैं न्यू की वैल्यू निकाल दूं सी अपॉन लेमडा से और यहां पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, और यही आपका आंसर है। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आंसर नंबर बी सही हो जाता है। तो आंसर इज बी। तो ये बहुत ही सरल सवाल था। उम्मीद है सभी बच्चों का सही हुआ होगा और आप भी सही करेंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, और ऐसे ही मैं मौका देता रहूंगा जिसे पॉज करके नोट कर पाए आप। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था जो आप शांति से नोट कर पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा, आइए फटाफट इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन की जो एनर्जी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस। कोई सरफेस है, इस पे ये फोटोन साहब पढ़ रहे हैं और इनकी एनर्जी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ी अच्छी बात। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आप बोलते हैं, और इन्हें रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट है, ये यहां पे मेंशन है। वर्क फंक्शन आपको बताना है, वर्क फंक्शन फाई नॉट या जिससे भी W नॉट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकालना है। आपको मालूम है जो इक्वेशंस हुआ करती थी वो क्या थी, K max काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी विच इज h न्यू, ये किसके बराबर है, h न्यू के बराबर माइनस वर्क फंक्शन, और ये K max किसके बराबर थी, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए और आती होगी। कहीं मिस कर रहे हैं तो रिवीजन भी लगे हाथ, इससे हो जाएगा। अब ईवी नॉट, ये वैल्यू यहां पे रखने की कोशिश। अब यहां से वर्क फंक्शन निकालना, पहले ये लिख लो, ये लिखा हमने एच न्यू प्लस ई वी नॉट। अब एच न्यू की वैल्यू कितनी है, ये टोटल एनर्जी है, एच न्यू का मतलब एनर्जी से है, ये 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है साहब, ये रहा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वोल्टेज दिया स्टॉपिंग 1.5 वोल्ट, तो ये क्या हो गया साथ में 1.5, ये बेटा यहां आएगा इस तरफ तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन, वी वोल्ट वाला वो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.2 में 1.5 घटाएंगे तो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, और इसके हिसाब से आंसर आपका बी हो गया। तो दिस इज द आंसर बी। इस तरह से सवाल हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉरी बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहां देखिए, ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। यहां पर कोई है, यहां पर न्यू करके लाइट पड़ रही है, और इसका वर्क फंक्शन है साथ में W नॉट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज K। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब K मैक्स ही नॉर्मली कहते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी K है। अब कह रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड। अब हमने पढ़ने वाली जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी पहले की डबल कर दी है, 2 न्यू कर दी है। अब पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी बताओ कि हालचाल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, यानी इसके हिसाब से यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी का हिसाब किताब इस पहले वाले के से, काइनेटिक एनर्जी से क्या है, 2K हो जाएगा ये, या ज्यादा हो जाएगा 2K से, या वगैरह वगैरह। अभी देख लेते हैं। यहां पर कई बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि भाई जब ये न्यू था तो ये K था, तो 2 न्यू हुआ तो 2K कर दो, लेकिन आंसर गलत आ जाएगा आपका। ऐसे नहीं करना है। देखिए कैसे करना है, मैं दिखाता हूं आपको। आप इक्वेशन जानते हैं, K इज इक्वल टू एच न्यू माइनस W नॉट, जो वर्क फंक्शन दिया है। यहां से अगर मैं एच न्यू की वैल्यू निकाल लूं तो इसको लिख सकते हो K प्लस W नॉट। ये पहली सिचुएशन है, इस सिचुएशन की बातचीत कर रहे हैं कि जब न्यू फ्रीक्वेंसी डाली थी उस समय वर्क फंक्शन W नॉट था, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी K थी। अब दूसरी व्यवस्था में नाउ, अब आपने काइनेटिक एनर्जी सपोज करिए K डैश है इसकी, ठीक, और जो आपने इसके ऊपर लाइट डाली है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी है, 2 इंटू एच न्यू कर दी है,
समझ रहे, पहले एच न्यू थी, अब डबल ये से लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। एच लिखिए और ये 2 न्यू कर दिए, फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, और वर्क फंक्शन में तो कोई तब्दीली आएगी नहीं। अब के डैश की वैल्यू निकालने चले तो 2h न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, एच न्यू की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, k प्लस डब्ल्यू नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट, तो ये वैल्यू देखिए क्या आ गई, 2k प्लस 2w नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी 2k एक घट जाएगा w नॉट। तो ये जो k डैश है देखिए, ये आपकी 2k से ज्यादा हो गया, 2k प्लस w नॉट है। इसका मतलब हियर k डैश इज ग्रेटर देन 2k, तो आंसर क्या हो गया, B, मोर देन 2k। इसलिए इस तरीके से एक अच्छा सवाल है, और जब आया होगा 2023 में तो कई बच्चे अगर पहले से तैयारी ठीक नहीं है तो गलती कर बैठे होंगे। आप नहीं करेंगे क्योंकि अरविंद से पढ़ रहे हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे अगली। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन की तरफ। ये रहा चौथा क्वेश्चन। तो ई सी एंड न्यू, ये है एनर्जी, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये स्पेस, फ्री स्पेस, न्यू फ्रीक्वेंसी है। रिप्रेजेंट द एनर्जी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन या रिप्रेजेंट्स इट्स वेवलेंथ। फिर बहुत ही सरल सवाल, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू की जगह अभी हम इस्तेमाल कर चुके हैं C अपॉन लेमडा, तो लेमडा क्या हो जाएगा, HC अपॉन E, और इसके हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा C। तो ये बहुत, देखिए कहीं कहीं सवाल इतने आसान हैं कि आंख बंद करके भी टिक मारेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं सवालों का क्वालिटी ऐसा है कि पढ़ा हुआ बच्चा ही कर पाएगा। तो हमको तो सभी करने की चाहत है, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, रिवीजन भी करिए और अच्छे नंबर लाइए। नोट कर लीजिए, चौथा सवाल था। चलते हैं 5वें सवाल पे, वो भी ठीक ठाक एक अच्छा सवाल बन जाता है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर बेटा 5। तो लिखा है फोटॉन्स ऑफ एनर्जीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 एनर्जीज के हैं, आर सक्सेसफुली इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5। यहां पर एक आप मेटल सरफेस ले लें, 2 तरह के यहां पर आपको फोटोन इंसिडेंट कराए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट साहब, और इसका जो वर्क फंक्शन है W नॉट लिख देते हैं, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बढ़िया। अब इससे देखिए काइनेटिक एनर्जी का, मोस्ट एनर्जेटिक जो है उनका रेशियो बताइए। तो इससे निकलेगी जो काइनेटिक एनर्जी वो अलग होगी, K1 कह दो, इससे जो निकलेगा वो K2 कह देगा। तो हमें K1 अपॉन K2 निकालने का है बेटा। तो जब भी सवाल आए उसको पढ़ के, उसके डाटा को नोट करके हमें निकालना क्या है ये जरूर दिमाग में ले आइए। अब इसको यहां जाना है हमको, अब हमें डेस्टिनेशन पता है तो कौन सा रूट पकड़ना है ये तय कर लेंगे। अगर ये डेस्टिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो ट्रेन में कहां का टिकट लेंगे भाई। एक ट्रेन तो कई स्टेशनों को पार करते हुई जाती है, दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता, तो किधर आप जाना चाहते हैं। खैर चलिए बड़ी आसानी से दिखाते हैं आपको। आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, या K मैक्स कह दीजिए, उसकी वैल्यू होती है h न्यू माइनस फाई। ये रिलेशन हमें शानदार तरीके से पता है। अब दोनों के लिए लगा दो, करना क्या है। तो ये रहा आपका K1 और ये रहा K2। K1 के लिए क्या होगा, h न्यू 1, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 कह सकते हैं इसको, ये भी चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और वर्क फंक्शन ये W नॉट लिखा तो यहाँ W नॉट कर देते हैं, ये h न्यू माइनस W नॉट। ये एनर्जी होती है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो भैया पहले वाले की तो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और वर्क फंक्शन तो 0.5 दे ही रखे हैं, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। दूसरे की 2 है, उधर से दिख रहा था, तो ऊपर कितना बचा, 0.5 बचा, और नीचे बचा 1.5, ये 1/3 आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। देखिए कुछ भी नहीं है,
लेकिन गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाता हूं। ये भी एक अच्छा सवाल गिना जाता है, नीट वीट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में तो पूछे ही जा रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा कलर बदलता हूं और आपको बताता हूं, इफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी ऑफ, ये एक मेटल ए है, आपको फोटो बना रहा हूं जिससे दिमाग ज्यादा पकड़े। ये मेटल ए, ये मेटल बी, इस पे इंसिडेंट कराया है आपने भाई न्यू नाम की फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज जो हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज म्यू नॉट ए लिख देता हूं, इसके लिए है न्यू बाई 2 और इनके लिए है न्यू बाई 3, थ्रेशोल्ड बी के लिए न्यू बाई 3। ये मैंने पूरा डायग्राम टाइप का बना डाला जिससे आपको समझने में क्लियर हो कि हो क्या रहा है। रेशियो निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ए और बी का। तो हमको इसका मान लीजिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो के एनर्जी का है, तो के ए अपॉन के बी चाहिए। ये हमारा डेस्टिनेशन है, यहां से भी निकलने वाला के बी। बड़े आसानी से लिख लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें फॉर्मूला पता ही था, तो के ए में से एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट, जो भी भाषा इस्तेमाल करें, ये ए के लिए। तो एच न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी न्यू ही है और वर्क फंक्शन हो जाएगा एच न्यू नॉट ए के लिए। तो एच न्यू माइनस एच, ये क्या रहा, न्यू नॉट ए, न्यू बाई 2। अब ये देखिए एच न्यू में एच न्यू बाई 2 को घटाएंगे तो एच न्यू बाई 2 बचेगा। ये देखिए एच न्यू अपॉन 2 बचा, तो के ए की जो वैल्यू आ गई एच न्यू अपॉन 2। इसी तरह के बी निकाल लेते हैं। के बी का मतलब क्या हो गया, अब मैं सीधे लिख रहा हूं जो आप समझ पाए। एच न्यू इंसिडेंट थी और यहां पर आपने इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी न्यू बाई 3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना समझदार आप 100% हैं। अब इसको घटाएंगे आप तो 2h न्यू बाई 3 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आप के ए अपॉन के बी निकाल लीजिए। के हो गया एच न्यू अपॉन 2 और ये हो गया 2h न्यू अपॉन 3। तो ये आप देख ही रहे, एच न्यू निपट गया और वैल्यू आ गई 3/4। ये आंसर हो गया और ये आंसर किसका है, 3/4 आंसर नंबर बी है। उस पर टिक करेंगे तो दिखेगा नहीं वाइट कलर, इसलिए इस तरह से काम हो गया। देखिए यही सब सवाल आपके आएंगे, बहुत ही आसान लगने लगेंगे जहां आपने थोड़ा पढ़ा और एक दो बार रिवीजन किया। मस्त, देखिए कितना सरलता से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं ऐसे सवाल, कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए एकदम प्यार से हो जाते हैं। यही काम आप, जबकि एग्जाम देने का प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि हड़बड़ी हो, तो आप भी शांति से करते चले जाइए, इसी तरह से थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और जो मैं सरल भाषा में आपको फिजिक्स समझा रहा हूं वो समझते रहिए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मैं जो भी आपको बता रहा हूं उसमें हर एंगल बता देता हूं कि जीरो से हीरो वाली कहानी कैसे होगी। ये नहीं कि सीधे फॉर्मूला लगा के सवाल किया, फोटो वोटो बना के जहां तक संभव हो कि आपको चीजें आसान लगें। चलिए 7वें नंबर का सवाल करते हैं। ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब देखिए अल्फा पार्टिकल को लेकर कई बच्चे हो सकता है भूल जाते हो क्या होता है, तो मैं पहले याद दिला दूं कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है मेरे बच्चे, वो 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास के, और क्यू अल्फा पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, वैसे आप कह दीजिए +2e होता है। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है ना, आपके यहां देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में एक ना एक सवाल में ये महाराज वहां बैठे मिलेंगे। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, क्योंकि इसके मास और चार्ज को अगर इस्तेमाल करना हुआ तो आप कैसे यूज करेंगे, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आप सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। और सवाल था कि हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की देखिए सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ जो क्लास 9-10 में लिखते थे आप। द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength associated with the proton to that with the alpha particle। तो हमको जो निकालना है वो आप de Broglie की लैम्डा p/लैम्डा अल्फा निकालना है, ये डेस्टिनेशन है हमारा।
यहां पहुंचना है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को लैम्डा से लिंक करने की बात है, तभी तो पहुंच पाओगे। तो दो चीजों की जानकारी आपको यहां पर चाहिए कि लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी कैसे एसोसिएटेड होंगी। आपको दिखाता हूं। देखिए लैम्डा को हम जानते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ को h अपॉन मोमेंटम लिखा जाता है, p मतलब मोमेंटम, या h अपॉन mv या mc लिख सकते हैं, ये आप जानते ही हैं। यहां पर मैं c लिख देता हूं या v, जो भी वैल्यू आ जाएगी। अब आप जानते हैं, ये लिख दीजिए। और ये जो मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से होता है, इसकी कहानी क्या होती है, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो चीजों भी इस चैप्टर में काफी इस्तेमाल होती हैं। इस P की जगह ना यही मैं मोमेंटम की वैल्यू रख देने वाला हूं। देखिए अब यहां पर कलर बदलना चाहता हूं। अब इसी वैल्यू को मैं लिख दूंगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p की जगह अंडर रूट 2m के। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा का रिश्ता हो गया। बिना इस रिश्ते के कैसे काम करते हैं आप? बड़ा आसान। अब यहां पर देखें, काइनेटिक एनर्जी सेम है, h सेम है, 2 सेम है, m वेरी करेगा केवल। तो इससे साफ तौर पे साबित हो गया है कि लैम्डा जो प्रोपोर्शनल है वो अंडर रूट m के प्रोपोर्शनल है। मास ऑफ द इन दिस केस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम थी, कि जो पार्टिकल है प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है। आइए अब प्यार से इसको हैंडल कर लेते हैं, कुछ बचा ही नहीं सवाल में। लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा और अंडर रूट लगा दो। ये अंडर रूट था, ये उल्टा चलेगा। प्रोटॉन ऊपर है तो यहां प्रोटॉन नीचे आ जाएगा, अल्फा नीचे है तो अल्फा मास ऊपर आ जाएगा। आराम से, कोई टेंशन नहीं, मोहब्बत से। अब देखिए ना कितना सरल लगता है। मास अल्फा पार्टिकल का क्या होता है भाई, कहीं पता है आपको? ये देखिए 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए इसमें कहीं आप गलती कैसे करोगे, करना भी चाहोगे तो मैं करने नहीं दूंगा। ये रहा कट्टम और अंडर रूट 4 है। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2। तो इसका रेशियो क्या हो गया भाई? 2 का मतलब क्या है? 2 अपॉन 1, 2:1। अब यही आंसर है। कहाँ है भाई? 2 ही दिया है। खैर आंसर नंबर बी हो गया। अब ये वाइट कलर है तो दिखता नहीं है इसके ऊपर, तो मैं इस पर कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बी हो गया साहब। तो इसका आंसर क्या हो गया? देखो बी। और जैसा मैंने आपको बताया, समझाया और कोशिश जारी है कि ये दोनों चीज, इक्वेशन लिख देता हूँ 1 और 2, आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। आसान बहुत है, नोट करो। और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसके बाद हम लोग। बहुत ही आसान सवाल होगा जो मैं प्यार से आपको दिखाऊंगा। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर बेटा 8 में इन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ए पार्टिकल मोमेंटम। ये P है, देखिए चारों तरफ, ये ध्यान से देखो, ये P है विथ इट्स एसोसिएटेड विद डी ब्रॉय वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है लैम्डा। हर जगह ये लैम्डा बनी, हर जगह मैं नहीं बना रहा हूं, आप समझदार हैं ही। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ की कहानी होती है h अपॉन p। तो h तो कांस्टेंट, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और इससे बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप इस शब्दों से बिल्कुल ना डरिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कौन सा डायग्राम होता है? ये ऐसे होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे। अब ये इसमें से चौथा नंबर का फोटो मिल रहा है, बाकी तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी आवे हमेशा बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का शेप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यही नहीं, किस फिजिक्स में कहीं लग रहा हो, यही छाप दीजिएगा। तो ये आंसर क्या हो गया साहब? डी। आप समझ गए होंगे कैसे डी आया है। अब इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लाता हूं, तो ये आप नोट कर पाए होंगे पॉज करके। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये नवा सवाल भी बहुत ही आसान है। लिखा है ए हैवी पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। ये कोई पार्टिकल है, इनिशियली रुका हुआ है, वेलोसिटी 0, कुछ मास होगा m, और उसके बाद क्या हुआ? स्प्लिट्स, ये टूट जाता है 2 पार्टिकल के अंदर। ठीक है, ये एक पार्टिकल और 2 पार्टिकल, इसका मास m1, इसका मास m2, 2 पार्टिकल में टूट गया और नॉन जीरो वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ये समझ गए होंगे। ये ऐसे ये था, बम समझ लीजिए, फट से फट गया, 2 टुकड़े हो गए उसके। अच्छा, अब कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ
एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स, इससे जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है इनका हमें रेशियो निकाल दो। अरे हम निकाल देंगे, समझ गए क्यों पूछ रहे हैं ये भाई साहब, है ना। अब लैम्डा जो होता है ना डी ब्रॉय का, वो तो होता है H अपॉन P, ये फॉर्मूला हमको पता है। H तो कांस्टेंट है, अगर P पता चल जावे इन लोग का तो काम हो सकता है। अब देखिए यहां पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, ये न्यूटन वाला कॉन्सेप्ट लग गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई चीज फटी है तो इंटरनल फोर्सेस से फटी है, तो यहां कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। पहले मोमेंटम जीरो था क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो इन दोनों का मोमेंटम अगर हम जोड़ देंगे फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल फाइनल बराबर होना चाहिए, यानी इनका मोमेंटम शून्य के बराबर होगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम है कितना भाई साहब, जीरो, क्योंकि ये रुके हुए थे। अच्छा, अब यहां पर देखिए m1 v1 की वैल्यू माइनस m2 v2 के बराबर हो जाएगी। ये तो क्या है, ये p1 है और ये p2 है मैग्नीट्यूड में। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया साहब, दोनों का बराबर ही है, केवल अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर दोनों का p बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 क्या होगा, दैट इज p1 अपॉन p2, और ये वैल्यू आ गई 1, यानी इनकी डी ब्रॉय वेव सेम होगी। तो इसका आंसर क्या रहा, आंसर इज सी, और यहां से आपने निकाल लिया। तो देखिए ये कहीं भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ी सी बात समझदारी से करेंगे हर सवाल निकलेगा। तो ये मेरे ख्याल से 9th हो गया है। अब हम लोग 10th को इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन पे चलेंगे, तेंदुलकर वाली जर्सी। आइए, क्योंकि क्या हुआ है ना, अभी न्यूज आई थी कि तेंदुलकर की जो जर्सी है नंबर 10 और विराट कोहली की जर्सी जहां तक नंबर 7, या धोनी की, किसी की, धोनी की शायद, तो उन दोनों, वो शायद 7 पहनता था धोनी, दोनों की जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। इसका ये मतलब है कि नंबर 10 जर्सी अब किसी और प्लेयर को नहीं मिलेगी, तेंदुलकर वाली, और धोनी की अगर मुझे सही याद है 7 नंबर की जर्सी, तो वो किसी और को नहीं मिलेगी। अगर जर्सी नंबर यही है कि नहीं, कमेंट करके बताना मुझे। खैर, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, अपने सवाल को बनाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए गिवन सरफेस ऑफ मेटल कैन टेक प्लेस व्हेन द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। क्या कह रहे हैं कि कहीं पर आप फोटोन हिट करवा रहे हैं, इसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो जो इससे कम हो, जिससे कि हमारा यहां से एमिट हो सके इलेक्ट्रॉन। इसकी कौन सी क्वांटिटी ई से कम हो, तो भैया वर्क फंक्शन कम हो। अगर वर्क फंक्शन ये एनर्जी है ना, तो यहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना कहना, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना। अगर ये फ्रीक्वेंसी पूछता तो हम बोल देते कि भाई फ्रीक्वेंसी की चर्चा करनी है। एनर्जी के रूप में इसकी क्या चीज कम हो जो इलेक्ट्रॉन निकले, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वर्क फंक्शन इसका कम हो। तो ये वर्क फंक्शन क्या हो गया आपका, आंसर नंबर बी। मैंने आपको समझा दिया है। इसका अगर E इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन विल एमिट, अदरवाइज नहीं एमिट करेगा। ये हम और आप काफी बेहतर तरीके से जानते हैं, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए लेके आएंगे, और अभी आप देखेंगे ना, एक लास्ट की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सवाल है बेटा ना, वो 2 सवाल बहुत बढ़िया हैं। आपने शायद ऐसे सवाल लगाए ना हो, तो मैंने इसलिए ले लिया कि मान लीजिए हॉट पेपर या हार्ड पेपर बने तो भी आप कमाल कर सकें। तो चलिए वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं। अच्छा, यहां भी एक ट्रिक आपको बताऊंगा, बहुत काम करती है वो, और आपके कैलकुलेशन को आसान करती है। आइए पढ़ते हैं सवाल को। द वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल सरफेस इज 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल सरफेसेस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। तो देखिए हम निकालेंगे कैसे, हम ये जानते हैं कि जो वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट, जिससे भी आप दिखाते हैं, वो होता है HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, HC अपॉन ये वर्क फंक्शन वाली एनर्जी।
और यहाँ पर आप h की वैल्यू डालिए 6.63 डाल सकते हैं, इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8, SI सिस्टम में चल रहे हैं। वर्क फंक्शन इन्होंने बोला है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.14 इंटू जूल में चेंज करते हुए ये देखिए ये इतना कैलकुलेशन किया और करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 3000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो आपने कैलकुलेट किया, 80 निकाल दिया। अब इसका शॉर्टकट क्या है, ध्यान रखिए कि जब भी आपको लैम्डा निकालनी हो 12400 या एनर्जी से रिलेशन बताते हैं, ये एनर्जी हो और यहां पर लैम्डा जो रहेगा ये एंगस्ट्रॉम में रख दीजिए, तो ये रिजल्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बेसिकली HC जो होता है उसको ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहां बता दिया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 12400 होता है। तो अगर आपको कोई लैम्डा दे रखी एंगस्ट्रॉम में, अगर ये नैनोमीटर में दे रखी है तो एक जीरो ऊपर कम कर देंगे। भाई नैनोमीटर क्या होता है, 10 की पावर -9 और एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, ठीक है। तो ये इस तरह से, या आप चलो मैं लिख देता हूं 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन दोनों लिख दिया। इस दोनों चीज को आप याद कर लीजिए, याद कर लो, कैलकुलेशन में बचत होगी। MCQ फट से सवाल निकल आएगा। अब इसी सवाल में लगा देते हैं ये पहले, तब तो आपको अच्छा लगेगा। अब लैम्डा हमको निकालनी थी, लैम्डा नॉट, HC हमने और किस में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो ये लैम्डा नॉट ऊपर पहुंचा दो, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी और ये हो गई आपकी 12400 अपॉन ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको इधर ले लियो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको आप 12400 डिवाइडेड बाई 4.14 सिंपली कर दोगे तो भी ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। तो देखिए इतने कैलकुलेशन की जगह केवल 2 फिगर आई। इट इज़ वेरी सिंपल, केवल डिवाइड करना है। तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो तेजी से सवाल बना पाएंगे। आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने लिख भी दिया है कि ये याद कर लो, आप समझ गए ना। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में और ये नैनोमीटर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ नहीं, एक जीरो कम हो गया, सिंपल सी इतनी बात है। इस तरह आप अपने कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और ये खूब यूज किया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जहां तक 11 था ये, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो 12वां नंबर का सवाल है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। यहां लिखा है विच वन इज करेक्ट। तो ये एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिश्ता है, E = mc² होता है। देखिए अब इस mc² में हम क्या करेंगे, m लिख दो, c लिख दो, इंटू c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप एनर्जी को लिख सकते हो, mc का मतलब मोमेंटम इंटू c। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो गया p² c²। तो ये रिलेशनशिप बन रही है जो कि a है, पहली वाली। बड़ा सिंपल सा सवाल है लेकिन दिमाग तो थोड़ा चलाना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था जो हो गया है। आप पॉज करके नोट करें। अगला सवाल आपके सामने लेके आता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में देखिए आ गए हम लोग। इसमें पूछा फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन नैनोमीटर द फोटोन एनर्जी h न्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये रिश्ता तो ऑलरेडी हम पकड़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आपको नैनोमीटर में लिखा है तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है जब 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर होता है। अभी आपको सिखाया है, इसमें यही चीज आंसर हो गया इसको बस। तो ये जो 1240 की यूनिट होती है, अगर आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, कोई बच्चा सोचेगा कि नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, इसे ही लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर इसकी यूनिट। नैनोमीटर करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आता है। पीछे भी ऐसे ही सेट कर लीजिएगा, है ना। ये मैंने यूनिट नहीं लिखी थी, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये यहाँ पर जो आंसर बना, आंसर नंबर ए बन गया। इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, इसीलिए पूछा है और आपको याद दिलाने की कोशिश की है। चलिए अगला सवाल करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इसको आप नोट कर लें। चलिए 14 नंबर का सवाल दिखाता हूं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है ए रेडियो ट्रांसमीटर रेडिएट्स 1 किलोवाट पावर। 1 किलोवाट पावर का मतलब क्या है, जूल्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। P = W/T, है ना।
तो 1 सेकंड में रिलीज होने वाली एनर्जी एट ए वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ दिया हुआ मीटर में, हाउ मेनी फोटॉन्स डज इट एमिट पर सेकेंड, 1 सेकंड में कितने फोटोन एमिट कर रहा है। तो 1 सेकंड में मान लीजिए n फोटोन एमिट कर रहा है, फोटोन नंबर ऑफ फोटॉन्स, कुछ और लिख गए, फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, इसको मान लेते हैं हम लोग कितना है, n के बराबर। तो पावर क्या हो जाएगी यहां पे, P इज इक्वल टू NE। भाई एक जो फोटोन की एनर्जी है 1 सेकंड में मामला चल रहा है, n से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही पावर के बराबर होगा। चलिए अब एक की एनर्जी हम निकाल लें, यहां से n निकालना है तो हम इसको P अपॉन E कर लेंगे, लेकिन हमें E पता होना चाहिए पहले। तो E पता होने के लिए E की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा दिया है तो hc अपॉन लैम्डा। अब इस लैम्डा को अगर आप चाहो, सब SI सिस्टम में है, यहां पर आप फिर हम SI सिस्टम का ही यूज कर लेते हैं, बाकी आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने सिखाया है आपको। तो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा था 198.6 जूल। अब इसी को जब n निकालने जाओगे तो P अपॉन E, और P कितना हो गया, 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट, और नीचे ये आ गया 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में डालोगे 198.6 जो कि ऊपर चला जाएगा। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये 10 की पावर 30 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, और यही आपका आंसर है 10 की पावर 30 विच इज C। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ये जो सवाल ऐसा है ये बोर्ड में आ चुका है ऐसे सवाल, और ये 1 नंबर में है, 2-2, 3-3 नंबर में सवाल आया हुआ है। तो और जहां तक इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दिया हुआ है सवाल, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो MCQ में 1 नंबर में, कभी कभी वो 2 नंबर में भी आ जाते हैं, कि ये तो 3 नंबर में भी आ जाएं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में करके दिखाता हूं आपके लिए। तो 15 पर आ गए हम लोग। यहां पे बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई, ये तो बहुत ही सरल सवाल है भाई। इसका आंसर क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना कॉर्पस्कुलर थ्योरी पे डिपेंड है, ना वेव नेचर पर, ना बोर्स थ्योरी पर। ये है आपकी क्वांटम थ्योरी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला मामला। इसको नोट कर लीजिए, थ्योरेटिकल सवाल था, प्यार से हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर बेटा। ये देखिए 16 पर आ गए। लिखा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसे V नॉट से जानते हैं, in the context of photoelectric effect depends on the following property of the incident electromagnetic radiation। जो फोटो इलेक्ट्रिक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो इंसिडेंट रेडिएशन, इसकी किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, V नॉट। हमें फॉर्मूला पता था EV नॉट इज इक्वल टू HNU माइनस फाई नॉट। आप जान रहे हैं कि इसकी वैल्यू घटे बढ़ेगी किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। ये कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, तो यहां पे साफ समझ में आ गया कि सीधा लीनियर रिश्ता इसका न्यू से है, लीनियर रिलेशनशिप किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो आंसर इज C हियर विच इज फ्रीक्वेंसी। तो ये सवाल बड़े आराम से हो जाएगा, थोड़ी सी पढ़ाई और समझदारी चाहिए। ये 16 नंबर सवाल है। आइए करते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये आप तुरंत कर पाएंगे। यहां पर देखिए क्या लिया हुआ है, द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे आपने ये लिखा है, इन्होंने शायद EI करके लिखा हुआ है, और विद द करंट I, ये इंटेंसिटी है और ये करंट है। ये कैसा ग्राफ आता है, ये ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब है। ये आपने ग्राफ पढ़ रखा है तो उसमें समझाने का कोई जीरो मामला है। ये कोई भी ग्राफ देखिए लीनियर रिलेशनशिप होती है, लेकिन वो जीरो से जानी चाहिए, क्योंकि जब आपकी लाइट पड़ी नहीं, इंटेंसिटी जीरो का मतलब क्या है, लाइट पड़ी नहीं रही है, तो काहे को कोई करंट फ्लो करेगी,
कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। ये आई न्यू होगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये आंसर इज बी, बाकी तीनों जवाब इसके गलत हैं। तो आप समझ गए होंगे 17 नंबर का क्वेश्चन था। 18 नंबर का भी क्वेश्चन लाता हूं जो सीधे डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इन द फिगर शोज दैट वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट with the voltage I और V between the electrodes in a photoelectric cell। तो जो पोटेंशियल है या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं जो आप लगाते हैं, उसमें और करंट में क्या रिश्ता है, ये भी ग्राफ आपके चैप्टर में साफ तौर पे दिया हुआ है। और सीधे देखते ही हम समझ गए हैं कि ग्राफ नंबर ए सही है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जब निगेटिव लगाते हो तो हमें आई की वैल्यू 0 मिलती है। तो ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, उम्मीद कर रहा हूं, और ये आंसर ए बड़े आराम से हो जाएगा। तो दिस इज द करंट, और ये सैचुरेशन करंट है। आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो एक वैल्यू आती है जहां करंट सैचुरेट कर जाती है, और यहां पर निगेटिव पोटेंशियल है तो यहां पर कोई भी करंट नहीं मिलेगी, 0। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम इसको मिल जाएगा, नो करंट एट दैट पॉइंट। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लेके आता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 19। 19वां सवाल, लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर shines on an aluminum surface, 4.2 electron volt is required to eject an electron। तो ये 4.20 की वैल्यू क्या हो गई, वर्क फंक्शन। कम से कम इतना चाहिए आपको, W0 या phi नॉट जो भी भाषा बोले। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं जो K मैक्स होती है वो होती है, एनर्जी ही लिख देता हूं, जो इंसिडेंट एनर्जी है माइनस W0। अब यहां पर देखिए जो लाइट की वेवलेंथ एनर्जी, यहां पे देखिए ऐसे लिख दें hc अपॉन लेमडा, जिससे लेमडा दिया है ना तो एनर्जी निकाल लेंगे इससे। अब यहां पर आप ट्रिक इस्तेमाल कीजिए वही वाली, क्योंकि ये नैनोमीटर में है ना, तो 1240 लेमडा इन नैनोमीटर यानी 200, ये नैनोमीटर, और यहां वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। कैलकुलेशन आसान, माइनस W0 4.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, 0 0 कट गया और 2 से काट दो, ये आ जाएगा 62, एक 0 डेसिमल लगा दो, 6.20 माइनस 4.20, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आंसर आ गया। तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है इससे, ये जो मैंने तरीका बताया, और उस तरीके के ऊपर 2-3 सवाल भी बताए जिससे आपका दिमाग पूरी तरह पकड़ ले। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से सवाल हो जाता है, यही सब घूम फिर के पूछा जाएगा। तो इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 19 था। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको करा देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग हैं उसमें, तो थोड़ा सा मजा भी आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 शायद, जी हाँ। तो ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। देखिए यहां पर एक पार्टिकल है जो हाइट कैपिटल H है, शायद S से ड्रॉप किया गया है, ठीक। द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट, यानी इसका डिब्रॉय वेवलेंथ और हाइट के बीच का रिलेशन निकाल दो, कैसा उससे प्रोपोर्शनैलिटी जुड़ रही है। हम जानते हैं कि डिब्रॉय जो वेवलेंथ लिखते हैं डिब्रॉगली, पढ़ते डिब्रॉय हैं, अंग्रेजों के नाम में यही लफड़ा रहता है। तो डी, हम लोग के नाम में तो जो लिखा है उसे साइलेंट कुछ नहीं है, उसमें अरविंद है तो अरविंद ही लिखा जाएगा। अंग्रेजों में क्या होता है, 1-2 अक्षर लगा के कहते हैं साइलेंट है, पता नहीं क्या चक्कर है। खैर, डिब्रॉय वेवलेंथ जो होती है आप जानते हैं लेमडा, उसकी वैल्यू होती है h अपॉन मोमेंटम p या h अपॉन m इंटू वी, ये पता है। तो यहां पर कहानी क्या है, ये h प्लैंक्स कांस्टेंट है, हाइट मत समझना, हाइट कैपिटल H है। इस v यहां से निकालकर यहां हम पुट करके रिलेशनशिप को डेवलप कर देंगे। अब यहां पर आपको पता है कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे ड्रॉप होती है, आप फॉर्मूला लगा दो v² u² प्लस 2as वाला। तो ये रहा v²,
ये शुरुआती मामला 0 था, यहां आ गया g, हाइट है h, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? √2gh। इसी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो बेटा, काम खत्म हो जाएगा इसका। अब मैं पुट करता हूं कलर बदलते हुए कि लैम्डा की वैल्यू हो गई h/m और v कितना था? √2gh, √2gh। अब यहां पर आप क्या दे पाए कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√h। √h का मतलब होता है h की पावर हाफ, जिसमें भी आंसर दिया है। ये देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब जानते ही होंगे आप, √h का मतलब h की पावर हाफ। तो ये आंसर हो गया क्या यहां पर? ओ सॉरी, माइनस हाफ। ये नीचे है ना, तो माइनस हाफ। आंसर इज डी, आंसर इज डी। तो इस तरीके से ये आंसर आप यहां पर डी को करेक्ट कह सकते हैं। और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अभी और मजेदार सवाल इसके अंदर मिलेंगे आपको। तो ये इसलिए कि मान लीजिए आ जाए तो आप सोचें अरे पता नहीं बड़ा टफ पेपर है, पहले थोड़ी तैयारी प्यार से करके रखेंगे तो काहे का टफ। तो हटते हैं, ये 20वां नंबर सवाल है। चलिए करते हैं अगला 21 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा 21वां नंबर का सवाल। लिखा द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन नीडेड टू रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस विच इज बाउंड टू न्यूक्लियस विद द 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज नियरली। हमें चाहिए वेवलेंथ। देखिए हमें वेवलेंथ की एक सेटिंग मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू hc/e, और यहां किसमें है? नैनोमीटर है आंसर, नैनोमीटर में आंसर है, तो नैनोमीटर वाली शॉर्टकट लगा देते हैं। तो लैम्डा आपका नैनोमीटर में निकलेगा। अगर मैं यहां 1240 और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर इसकी यूनिट। ये चाहो तो याद रखो, वरना सीधे रख के वैल्यू निकाल लिया करो। अब देखिए 60 से सवाल हो जाएगा। 1240 अपॉन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मिलियन, 1 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ऊपर चला गया तो वैल्यू कितनी हो गई? 1240 × 10⁻⁻6 नैनो। अभी तो नैनो नहीं आया, अभी ये वैल्यू आई कहानी में। अब यहाँ पर ये नैनोमीटर, जी हाँ। अब यहाँ पर 10 की ये 3 खसका दो तो उसको लिख दो 1.24 × 10⁻³ नैनोमीटर। ये आपका आंसर आ गया है। और ये आंसर यहां पर कौन सा है? आंसर इज बी। तो ये आंसर यहां पर आपका बी आ गया है। तो इस तरीके से आप सवालों को कम कैलकुलेशन कर जल्दी निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल लाता हूं जो होगा क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा कंसीडर ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी E0 इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है इन ए इवैक्यूएटेड चैम्बर। ठीक है, वैक्यूम में रखा है। अब 4 केसेस हैं कि भाई क्या हो सकता है इसके साथ। तो पहली बात लिखिए, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड एज ओनली फोटॉन्स कैन एमिट इलेक्ट्रॉन। ये सही नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन हिट कराकर और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। इलेक्ट्रॉन को टकराएंगे तेजी से और दूसरा अंदर का इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, तो पहला गलत है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड बट ऑल विथ एनर्जी E0, गलत है। ये देखिए E0 हिट कराएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन E0 से थोड़ी निकलेंगे। जो सरफेस के ऊपर होंगे वो E0 से निकलेंगे और जो सरफेस से नीचे होंगे उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए निकलने के लिए, तो E0 से कम होंगे। देखिए ये है मामला। ये अगर एक मेटल सरफेस है, आपने हिट कराया इलेक्ट्रॉन को E0 एनर्जी से, तो जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो तो E0 से निकल जाएगा। लेकिन जो भाई साहब यहां पर हैं वो इतना चलने में एनर्जी खत्म करेंगे फिर निकलेंगे, तो यहां इनकी एनर्जी आपकी हो जाएगी E0 से कम। तो इससे जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो या तो E0 एनर्जी के साथ जाएगा या E0 से कम एनर्जी के साथ जाएगा। तो ये आंसर आपका बनेगा कौन सा? डी ऑप्शन।
ये देखिए डी ऑप्शन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ ए मैक्सिमम ऑफ ई नॉट। ये सवाल, ये जवाब बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 वाला भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड विथ एनी एनर्जी विथ ए मैक्सिमम ऑफ ई नॉट -5। ये गलत है, 5 इज द वर्क फंक्शन। ठीक, तो ये आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन की जब टक्कर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर में इस तरीके से ही बात बनेगी कि या तो उसकी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई, इलास्टिक कोलिजन हुआ, फट से वो ई नॉट लेके बाहर चला गया, और अगर वो अंदर है तो उसको उतनी एनर्जी उसने खर्चा की, फिर लेके बाहर चला गया। ठीक है, इसको फोटोन वाले से ऐसे से ना मिलाना। फोटोन अगर होता तो जो के मैक्स होती है यहां पर निकलने वाली एनर्जी, वो निकलने वाली एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होती। इलेक्ट्रॉन की टक्कर में इलास्टिक कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराया और फटाक से वो बाहर निकल गया, तो मैक्सिमम ई नॉट से निकला या उससे कम से निकलेगा, ले देंगे। तो ये आंसर हो गया यहां पर डी। मैं हटता हूं और इसका जवाब 23वां नंबर सवाल आपके सामने आएगा, वो भी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आपसे ध्यान मांग सकता है। ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, उम्मीद इन चारों के बारे में आपके पास जानकारी है, हैव सेम एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम है, देन देयर डी ब्रॉय वेवलेंथ कंपेयर्ड एज। आप जानते हैं कि जो लेमडा की वैल्यू होती है वो h/mv होती है, या अगर वेलोसिटी को हम मोमेंटम से, ये p ही लिख दो, मोमेंटम से अगर लिंक कर दें तो h/√2m और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अब यहां पर इन्होंने बोला क्या है कि ये केस सेम है सबके लिए, तो ये किस पे, प्लैंक कांस्टेंट सबके लिए सेम, m पर √m पर डिपेंड कर गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये हम जान पाए। और आपको पता है इन चारों व्यवस्थाओं में सबसे हल्का आइटम कौन सा है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, किस भाषा में ग्रेटर और लेसर है वो दिखना ही नहीं पड़ रहा है, ये अच्छा ये पकड़ लेते हैं। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी क्योंकि सबसे हल्का है, कम तो ज्यादा। उसके बाद अल्फा पार्टिकल सबसे भारी है, तो सबसे कम हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ। इसके बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे, तो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लाइटली हैवियर होता है। तो ऐसा अगर हैवियर है तो लेमडा कम, तो लेमडा न्यूट्रॉन इज लेस देन लेमडा प्रोटॉन, ये ऑप्शन हो सकता है, या दोनों इक्वल रखे जा सकते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। इन्होंने जैसी वातावरण को यूज किया है वैसा आंसर कर देंगे। तो यहां पर देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब में बराबर रखा गया है, तो हम इसको ये वाला ऑप्शन ट्रीट करते हैं और यहां पर लिख देते हैं इसकी वेवलेंथ ज्यादा है और बराबर लेमडा पी। ये सिचुएशन देखिए यहां पर बन गई, और ये सिचुएशन किससे मिल रही है, ये मिल रही है ऑप्शन नंबर बी से। ये दोनों बराबर है तो कोई भी पहले कोई भी बाद में लिखा जा सकता है ना भाई, ये इक्वल है ना, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूं लेमडा इलेक्ट्रॉन। दोनों बातें एक ही हैं क्योंकि इक्वल टू में कौन पहले कौन बाद में है, इससे क्या फर्क पड़ता है, x बराबर y है या y बराबर x है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 था। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या बच्चे जो नीट जेईई की तैयारी करते हैं कहीं भी टपक सकता है, बिल्कुल तैयार सवाल है पका हुआ, कभी भी टपकेगा। खैर ये 24वां नंबर सवाल करके दिखाता हूं, ये इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल शायद आपने कई बच्चों ने, सबका तो नहीं कहना ठीक है, कई बच्चों ने नहीं दर्शन लिए होंगे या देखे होंगे। तो एनसीईआरटी का ही सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग किसके कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो ये लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी एक बार मैं आपके लिए हाईलाइट करके लिख रहा हूं, वेक्टर लिखा वेलोसिटी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भाई कितना है, बी नॉट जे कैप, देन इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ। हम जानते हैं कि डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा, हमें कुल मिला के इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की चिंता करनी है। तो चलिए यहां पर एक चीज दिखाता हूं आपको कि अगर मैं इस पे लगने वाला फोर्स निकालूं,
फोर्स ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना फोर्स होगा आप जानते हैं, फिजिकल टू फॉर्मूला पढ़ रखा था आपने चैप्टर 4 में जहां तक, Q इंटू वी क्रॉस वी। तो F लिखा, Q की जगह माइनस इलेक्ट्रॉन आ गया, वेलोसिटी वेक्टर है V नॉट आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट B का मतलब B नॉट जे कैप। ये देखिए हो गया, F लिखा, ये माइनस रहेगा E, I क्रॉस J कितना होता है K कैप, तो E V नॉट इंटू बी नॉट, और ये रहा K कैप। अब देखिए जो फोर्स लग रहा है वो K कैप की K की डायरेक्शन, Z पॉजिटिव माइनस Z एक्सिस की तरफ है, ये माइनस है। ये फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर है, V एंड B के। हेयर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड B बोथ। समझ पाए ना आप भाई, ये K वेक्टर है, ये IJ है, तो दोनों के परपेंडिकुलर है, V के परपेंडिकुलर है। अगर ये V के परपेंडिकुलर है ये फोर्स, तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा, केवल डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसा हमने पहले पढ़ रखा पढ़ाई की हिसाब से कि अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो वो वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ V विल नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड फोर्स ऐसे लिख देते हैं, फोर्स कैन चेंज, देयरफॉर फोर्स कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ V बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ V। यानी V का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। जब यहां V का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा तो डी ब्रॉय वेवलेंथ भी नहीं बदलेगी, क्योंकि यहां पर मामला क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन M एंड V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि आप देख रहे हैं कि V का मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है, H कांस्टेंट, M कांस्टेंट, V कांस्टेंट, दैट इज वाई लैम्डा कांस्टेंट, मतलब लैम्डा रिमेन्स। बस खत्म हो गया, कांस्टेंट 4 बार लिखने की जरूरत क्या है। तो इससे आप कितनी अच्छी तरह समझे, और इसी को देखकर यहां पर जो ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। तो ये देखिए सवाल था ना इंटरेस्टिंग, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं किया होगा अब तक। ऐसे ही एक सवाल और आपके सामने ला रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जो आपको औरों से आगे करेगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लिया जाए तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर सवाल देख लेता हूं। ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन। जी हां, अब यहां पे भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उससे हट के मैं दिखाता हूं। एन इलेक्ट्रॉन मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप, v नॉट इज ग्रेटर देन 0, इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू आई कैप, ई नॉट कॉन्स्टेंट है, 0 से बड़ा है। इट्स डी ब्रॉय वेवलेंथ एट टाइम t इज गिवन बाई। इसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ, देखिए डी ब्रॉय वेवलेंथ तो हमें निकालनी कैसे है, वही किसी टाइम t पर जो बता रहे हैं इस टाइम पर निकालो, h अपॉन वेलोसिटी एट टाइम t। बाकी सारी बातें सेम है। वेलोसिटी एट टाइम t अगर हम इलेक्ट्रॉन की निकाल पाए तो यही पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा और निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे अभी दिखाते हैं। जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसकी वैल्यू होती है, आप जानते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये आपको पता है, वैल्यू रख देते हैं। Q है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो माइनस ई नॉट इंटू आई कैप, माइनस ई नॉट इंटू आई कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ई नॉट आई कैप वैल्यू आ गई। ये फोर्स निकल आया। इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यानी ई नॉट अपॉन M इंटू
आई कैप। हमें मालूम है कि यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, V इज इक्वल टू U प्लस ए टी, ए वेक्टर है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन दे रहा है। ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है ना, ई नॉट एम, ये कांस्टेंट है, ये दिशा के लिए है। इसलिए जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला है V इक्वल टू U प्लस ए टी, दिस कैन बी अप्लाइड। तो हमने यहां पर इसको अप्लाई कर दिया। अब यहां वैल्यू रख दी जाए तो कोई बुराई नहीं, यही रख देते हैं। U का मतलब था ये कहानी, U का मतलब समझ रहे हैं ना, V वाला वेक्टर जो लिखा है, तो ये रहा V नॉट इंटू आई कैप, और ए टी, ए हो गया ई नॉट एम आई कैप, और समय रहा टी। तो एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आप इसको चाहें तो कुछ कॉमन आ रहा हो ले लीजिए, वरना हम लोग सीधे मैग्नीट्यूड की चर्चा कर लेंगे। अच्छा एक बार लिख तो दे। तो ये वैल्यू हो गई वी नॉट प्लस ई नॉट अपॉन एम टी, और ये रहा देखिए आई कैप। ये क्या है, v एट टाइम t। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आई कैप डायरेक्शन के लिए है, इसको छोड़ दिया जाए तो v नॉट प्लस ई नॉट m इंटू टी। बस इस वैल्यू को यहां पर आप रख दो, काम खत्म। देखिए ये भी बड़ा प्यारा सवाल हो गया। तो लेमडा टी की वैल्यू हो गई एच एम, और वेलोसिटी निकाली है v नॉट प्लस ई नॉट अपॉन एम इंटू टी। अब यही आंसर होना चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर यहां पर 1 करके आया है, तो यहां आप क्या करें, कॉमन ले लीजिए कुछ, तब बात बनेगी। वी नॉट हम ले लेते हैं यहां से कॉमन, तब देखिए वी नॉट नीचे आ जाएगा, है वही चीज, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। लेमडा टी इज इक्वल टू एच, और हमने यहां पर V नॉट को ले लिया है कांस्टेंट, V नॉट बाहर ले लिया, तो 1 प्लस ई नॉट एम, और V नॉट हमने बाहर लिया था, V नॉट इंटू टी यहां पर हो गया। अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात जानिए कि जब ये शुरू में रहा होगा t बराबर 0 पर, तो h अपॉन एम वी नॉट के बराबर रहा होगा। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए आप। तो यहां पर ये जो लेमडा टी आपका आया, उसकी वैल्यू आ गई लेमडा नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन एम वी नॉट इंटू टी, और यही आपका ऑप्शन है, सही आंसर है मतलब, और ये ऑप्शन ए है। तो देखिए ठंडे दिमाग से बिल्कुल धुआंधार सवाल है, ये फाइनल सवाल था आज का, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आपसे बात कर लेंगे। इसको कहीं पर यहाँ तक लाना ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। आपने पॉज किया होगा और नोट डाउन भी किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और ये एमसीक्यू अच्छे मैंने सारे तरह के लगवा दिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है, तो इसको लगा लें। तो उम्मीद है आपने इनको नोट कर लिया होगा बेटा। जाते जाते मैं आपको याद दिलाऊंगा कि समय कम होने की वजह से बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी करीब हैं। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आप लगाएं, पर चैप्टर 30-35 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आप जब लगाएंगे तो ये अपने आप में काफ़ी हैं। ये रुक जाओ भाई, तुम भाग क्यों रहे हो? तो ये अपने आप में काफ़ी हैं, सफिशिएंट है, इसके बाद कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो श्योर शॉर्ट पीसीएम पीसीबी लेके लगा सकते हैं। लेंगे कहाँ से? अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसके स्टोर सेक्शन में जाकर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर लगा मारिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिजिक्स के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में कई इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो आपका काम बना सकते हैं, उनको भी एक बार देख लीजिए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।